नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज 30 जनवरी है। आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या एक ऐसे नौजवान ने की थी जिसके सामने देश का एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो पिछली सदियों की तरफ इशारा करता है, आगे आने वाले समय का नहीं। और शायद इसीलिए उसने अपनी समझ को लेकर के जितनी नफरत थी उसने महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियों के रूप में उतार दी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज देश के सारे किसान उपवास पर हैं। बहुत सारे लोग और उपवास पर होंगे, लेकिन किसानों का उपवास करना ये बताता है कि उन्हें गांधी के आदर्शों में आस्था है, विश्वास है। और किसान इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या है, सबसे बड़ी आबादी, देश की रीढ़ की हड्डी। अगर कोई कॉरपोरेट ये सोचे, कोई सरकार ये सोचे कि वो देश की रीढ़ की हड्डी है, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज तक किसानों ने अपनी शक्ति दिखाई नहीं और चूंकि उन्होंने शक्ति नहीं दिखाई, इसलिए लोग भ्रम में आ गए कि किसानों को तो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी भी निहित स्वार्थों के खेमे में ये बात चल रही है कि किसान कर क्या लेंगे, आखिर में तो जाति और धर्म के आधार पर वो या तो हमारे साथ आएंगे या उनके साथ जाएंगे। इसीलिए पूरा राजनीतिक तंत्र किसानों को लेकर के निश्चिंत है। किसानों की ताकत वो इसी तरह खत्म करना चाहता है जैसे गांधी जी की ताकत को खत्म करने की कोशिश कुछ शक्तियों ने की थी। बहुत दिनों तक वो छुपे रहे, लेकिन आज उन शक्तियों ने फिर से उस विचारधारा का साथ दे रहे हैं जिन्होंने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त की थी। लेकिन क्या गांधी का विचार मर गया? गांधी के विचार नहीं मरा। गांधी के विचार में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जैसे लोग शामिल हो गए। और हमारे मित्र सतीश झा ने अमेरिका से मुझे एक पोस्ट भेजी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर ये त्रिमूर्ति बने, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला, तो उसमें सबसे ऊंचा कद महात्मा गांधी का है। सारी दुनिया मानती है, हमारे देश के मुट्ठी भर लोग न माने उससे क्या फर्क पड़ता है। जो नहीं मानता है उसे भी गांधी का नाम लेना पड़ता है। ये गांधी के विचार की और गांधी की आत्मा की शक्ति बतलाता है। जो गांधी का विरोध करता है उसे भी गांधी का गुणगान करना पड़ता है, भले ही वो गांधी के आदर्शों को उतारने के नाम पर गांधी की सोच के विपरीत काम करे, पर वो काम यही इसी नाम पे करता है कि हम ये गांधी के विचारों को इस देश में अमल में ला रहे हैं। मैं एक चीज आपको और बता दूं, आज के दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी शाम की प्रार्थना के बाद, और जिसने हत्या की थी उसने भी उनके पैर छुए थे। नाथूराम गोडसे, उन्होंने पहले गांधी जी के पैर छुए। ये बतलाता है कि वो निर्मम तो थे, हत्यारे तो थे, लेकिन उन्हें भी गांधी जी के आदर्शों में कहीं न कहीं समानता की, बंधुत्व की और मानवता की गंध आती थी। लेकिन चूंकि उनका खुद का विश्वास इन तीनों मूल्यों में नहीं था, इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। हत्या के बाद इस देश में सदी का सबसे भयंकर रक्तपात हो सकता था, क्योंकि साथ ही साथ एक तंत्र ने अफवाह फैलाई कि गांधी जी की हत्या मुसलमानों ने की। लेकिन और इसलिए की है कि मुसलमान गांधी जी को पसंद नहीं करते। हालांकि पसंद वो लोग नहीं करते थे जो हिंदुस्तान में रहने वाले थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी जी ने 11 करोड़ रुपए पाकिस्तान को क्यों सहायता के स्वरूप, भेंट के स्वरूप दिलवाए। पर उस समय के हमारे वायसराय, जो भारत के गवर्नर जनरल थे,
लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने एक बड़ा कमाल का काम किया। उन्होंने फॉरेन रेडियो पर आकर के महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने देश के लोगों से कहा, महात्मा को संबोधित करते हुए, कि हम इतिहास के उस असीमित कलंक से बच गए जो हमारे ऊपर लग सकता था, और हमें ये कहते हुए बहुत दुख है कि आपकी हत्या आप ही के समाज के एक हिंदू ने की है। अगर ये हत्या किसी हिंदू ने की है और वो मुसलमान का नाम लेकर के दंगा फसाद लॉर्ड माउंटबेटन के इसी बयान से रुका। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पे कहा कि एक पागल हिंदू ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, और वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू सांप्रदायिक शक्तियों के निशाने पर आ गए। छोटा मोटा 1, 2, 3 उनके खिलाफ नैरेटिव तैयार होने लगा, उनके विचारों का विरोध किया जाने लगा। हालांकि नेहरू खुद इतने बड़े व्यक्तित्व थे और जिन्हें उनसे अलग करने की कोशिश की जा रही है, सरदार पटेल, उन्होंने उसी समय एक संगठन विशेष को बैन कर दिया, जिसके बारे में उन्हें पता था कि इस संगठन से जुड़ा व्यक्ति ही गांधी जी का हत्यारा है। गांधी जी की हत्या करने में उसने प्रमुख रोल निभाया है। षड्यंत्र में बहुत सारे लोग रहे। किसान आज गांधी जी के विचारों को मूर्त रूप दे रहे हैं। मैं लगातार आपसे निवेदन करता रहा हूं लाउड फार्मर शो में कि किसानों ने गांधी जी को पढ़ा जरूर नहीं है, लेकिन गांधी जी को गुना जरूर होगा। वो गांधी जी की शास्त्रीय व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन गांधी जी की मानवता की, गांधी जी के विचारों की सामयिक और प्रासंगिक तस्वीर दिखा सकते हैं, जो किसानों ने इस देश में दिखाई। जिस दिल्ली में कम से कम 5 लाख से ज्यादा आदमी 26 जनवरी को थे, वहां पर कोई घटना नहीं हुई, और जो शक्तियां व्यवस्था समर्थक थी, जो किसानों को बदनाम करना चाहती थी, उन्होंने एक घटना की जिसे हमारे मीडिया चैनल्स ने सारे देश में फैला दिया। हिंसा हुई, किसान अपने वायदे से हट गए, उनके लोग एक तरफ चले गए, जबकि अब जितने तथ्य आ रहे हैं वो इस नैरेटिव को, टेलीविजन न्यूज चैनलों के इस भ्रम को दूर कर रहे हैं, और देश के लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या खेल हुआ। किसान सीधे साधे भोले भाले गांव के लोग हैं। किसान गांव के उस सौंधी खुशबू को देश में उदाहरण के रूप में पेश करते हैं, जो मिट्टी जिसकी खुशबू इस देश के लोगों को जिंदा किए हुए है। पर्यावरण का सवाल गांव में नहीं है, पानी का सवाल जरूर है, लेकिन वो सरकार की वजह से है, क्योंकि सरकार ने पानी की कोई राष्ट्रीय योजना बनाई ही नहीं है, और किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भर करता है। किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी के ऊपर निर्भर करता है। उपज पैदा करने के लिए वो खाद बीज के ऊपर निर्भर करता है, जो सदियों से वो अपने नियंत्रण में रखता था। लेकिन पिछले दिनों भारत सरकार ने 1991 के बाद ये सारी चीजें किसान से छीन करके बड़े उद्योगपति, बड़े देश के ही उद्योगपति नहीं, वो उद्योगपति जो विदेशों से, जो सारी दुनिया की खेती को, फसल को, उपज को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, जो ये मानते हैं कि दुनिया में कितनी फसल होगी इसका निर्धारण हमें करने का अधिकार है, और जिस बार वो तय करते हैं कि हिंदुस्तान में इतनी फसल नहीं होनी है, वो उसके खराब बीज लोगों को देते हैं। पहले हमारे यहाँ बीज 3 फसलों के लिए तैयार होते थे, अब किसान के को जो बीज ये मल्टीनेशनल कंपनी देती हैं वो सिर्फ एक फसल के काम आते हैं, उसमें भी पूरे विटामिन नहीं होते। हम कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, हम कोशिश करते हैं कि पुरानी तरीके की खेती करें। सरकार कहने को तो बहुत कुछ कह देती है, यही सरकार नहीं, कोई भी सरकार
लेकिन उसके लिए कोई भी मदद नहीं देती, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती। वो ऑर्गेनिक खेती के लिए कोई बाजार नहीं तैयार करती, सिर्फ कहती है कि आप करो। और इस विडंबना को इस देश का किसान झेल रहा है, दिन रात झेल रहा है। अपने दुख में भी वो अपनी आवाज उठाने की आज हिम्मत कर रहा है इतने सालों के बाद। हालांकि जिन किसान नेताओं की बात होती है, लोग भूल जाते हैं कि बिहार के स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कितना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, अगर आप नाम नहीं जानते हैं, उन्हें गूगल में तलाश कीजिए और बिहार के उन पुराने लोगों से पूछिए कि बिहार का किसान आंदोलन सारे देश में सबसे पहले किसने शुरू किया, किसने लोगों को संगठित किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और उसके बाद श्री टिकैत ने, महेंद्र सिंह टिकैत ने। और आज सारे देश का किसान अपनी समस्याओं को लेकर के खड़ा हुआ है। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, और जिस तरीके से सरकारें दमन कर रही हैं या दमन करवाने की कोशिश कर रही हैं, उसका कोई भी मलाल सरकारों में नहीं है। जब हम और आप बात कर रहे हैं, उस समय भी सिंघू बॉर्डर के ऊपर किसानों के ऊपर स्थानीय लोगों के नाम पर दल विशेष विधायकों के समर्थकों को, जो हर जगह होते हैं, जिसमें आधातर लुम्पन्स होते हैं, आधातर अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, आधातर गुंडे होते हैं, उन सारे लोगों को लेकर के किसानों के सामने जिस तरीके से पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान वहां शांतिपूर्वक गांधी जी की याद में सद्भावना का उद्देश्य सामने रख के उपवास कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक अजीब चीज है कि जिसने लाल किले पे हमला किया, उसकी वेशभूषा और उसकी फोटो देश के बड़े नेताओं के साथ नजर आई जो सत्ता में है। और जो लोग हरियाणा में ये सारे कांड कर रहे हैं, उसमें भी उसकी फोटो, जो नेता दिखाई दे रहा है, जिसके साथ आई, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं। हो सकता है उन्हें इसमें मजा आता हो सकता है उन्हें इस देश की जनता को धोखा देने में, तोड़ने में, बरगलाने में, आपस में लड़ाने में मजा आता हो। उन्हें लगता होगा कि किसान किसान को आपस में लड़ा दो, कुछ डंडे चलें, लाठी चलें, पत्थर चलें, फिर एक गोली चले, और हम इस पूरे आंदोलन को लाठियों के बल पर, आंसू गैस के बल पर, गोलियों के बल पर हम तितर बितर कर दें। तो क्या तितर बितर करने से समस्या हल हो जाएगी? क्या तितर बितर करने से किसानों के दुख दूर हो जाएंगे? किसान सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारा दर्द आप क्यों नहीं समझते। और जब किसान ये कहते हैं कि हमने अपने वोटों से आपको जिताया, तो आपको एक मिनट भी ये संकोच नहीं होता है कि जो हमें ये कह रहा है कि उनके वोट से आप जीते, और खुलेआम कह रहा है, आप उन्हीं की बात नहीं सुन रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार कहती है हम बात नहीं करना चाहते। हमने जो आपको आखिरी प्रस्ताव दिया, अगर उसे आपको मानना है मानिए, नहीं तो हम इससे अच्छा प्रस्ताव आपको नहीं दे सकते। ये सरकारी पक्ष है। ये वो सरकारी पक्ष है जो चुनाव से पहले किसानों के लिए सब कुछ करने की बात कर रहा था। जहां कहा जा रहा था कि पहली मीटिंग में, कैबिनेट की पहली मीटिंग में तुम्हारे सारे कर्ज माफ होंगे, और कर्ज माफी के बाद एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे किसान को कर्ज लेने की आवश्यकता न हो। वो वायदा पार्टी के नेता भूल गए, सरकारें भूल गई। किसानों को उन्हें याद दिलाने की जरूरत है, लेकिन कोई याद करना चाहे तब तो, क्योंकि याद तो उससे दिलाइए जो भूल गया हो। लेकिन जो जानबूझकर भूल गया हो, और इसका एक सबूत है कि हमारे पास 11, 12, 13, 14 की शुरुआत तक के वीडियो हैं। राजनाथ सिंह की वीडियो है, सुषमा स्वराज की वीडियो है, हमारे पास हमारे पास स्मृति ईरानी के वीडियो हैं, हमारे पास वीडियो है क्या कहते हैं, अरुण जेटली का, और हमारे पास कुछ वीडियो हमारे मौजूदा
प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात की भी वीडियो है, जिसमें वो किसानों के पक्ष में क्या कहते हैं। लगता है कि यही हैं किसानों की असली समस्या को समझने वाले, जो मनमोहन सिंह सरकार को हटा करके इस देश को किसानों के लिए स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हैं। अब वो सारे वीडियो कभी कभी आते हैं, तो मुझे लगता है कभी कभी ये जितने नेताओं के मैंने नाम लिए उन वीडियो को देखते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग उन्हें वायरल कर रहे हैं, उन्हें फैला रहे हैं, सिर्फ याद दिलाने के लिए कि प्रभु लोगों, हे ईश्वर के आधुनिक अवतारों, भाग्य के विधाताओं, तुमने ये कभी कहा था, इसे इतनी आसानी से भूल गए, इतनी आसानी से भूल गए, उल्टी भाषा बोलने लगे। जब हमारा वोट चाहिए था तब एक भाषा बोल रहे थे, आज दूसरी भाषा बोल रहे हैं। इसीलिए तो किसान और उनके नौजवान पुराने पुराने वीडियोस को सोशल मीडिया पे चला रहे हैं। लेकिन हम तो अरुण जेटली को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने काम शुरू किया। स्वर्गीय अरुण जेटली हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, जिन्होंने काम शुरू किया और अभी की सरकार ने उसे पूरा कर दिया। हिंदुस्तान के सारे मीडिया को क्या शब्द इस्तेमाल करूं, जिनके लिए इस्तेमाल करूंगा उन्हीं का अपमान हो जाएगा। उन्होंने सारे मीडिया को नपुंसक बना दिया, उन्होंने सारे मीडिया को इम्पोर्टेंट बना दिया, उन्होंने सारे मीडिया को एक 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 पालतू जानवर होता है उसकी श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। और ये लोग अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए नए नए तर्क गढ़ते हैं। इन्हें सिर्फ इशारा आता है कि आज ये करो और वो नए नए तर्क गढ़ते हैं। मैं मीडिया के बारे में बार बार इसलिए कहता हूं कि मुझे इस बात का दुख है कि ये लोग, जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैं उन नामों को पुनः लेता हूं। इन लोगों ने एसपी सिंह का नाम, राजेंद्र माथुर का नाम, राहुल बारपुते का नाम सुना ही नहीं होगा। इन्हें तो अगर पूछो कि हिंदी के इस समय पिछले 10 साल के सबसे अच्छे पत्रकार हैं कौन हैं, तो इन्हें याद आएंगी वो 2-3 एंकर्स जिनका पत्रकारिता से जिंदगी में कभी रिश्ता नहीं रहा, जिनकी एक रिपोर्ट इस देश में किसी को याद नहीं है। हाँ, उनका वो तेवर तो याद है जो विरोध के खिलाफ खड़ा है, ऐसा असहमति की आवाज को दबाने के लिए जिनकी सारी भाषा, जिनका कौशल, जिनका चेहरा, जिनका सौंदर्य इस्तेमाल होता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, हमारे 3-4 मित्र भी हैं जो भिन्न भिन्न तरह की भाषा में लोगों की असहमति के खिलाफ एक नया विमर्श सामने ला रहे हैं। धर्म आधारित विमर्श, धर्म आधारित अफवाहें, धर्म आधारित सिद्धांत। और वो धर्म हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के खिलाफ है, वो दलितों के खिलाफ है, वो पिछड़ों के खिलाफ है। ये बस इनके पक्ष में है जिनका ये नाम लेते हैं। और हिंदू धर्म ने जिस तरह से अपने अंदर से कुछ वर्गों को अलग कर दिया है जिनका बहुमत है, इन्हें नहीं पता है कि जिस दिन फाइनल फाइट होगी ये सारे लोग सनातनी विचारधारा के साथ खड़े होंगे। ये लोग उस नई कट्टरवादी परिभाषा के साथ नहीं खड़े होंगे जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस आंदोलन में जितने किसान हैं उन्होंने खुलेआम कहा कि हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने खुलेआम कहा, एक एक किसान कह रहा है कि हम न हिंदुओं में बटेंगे न मुसलमानों में, हम किसान हैं, न हम पाकिस्तानी हैं न खालिस्तानी हैं, हम किसान हैं। अब ये भाषा कहने वाला इस देश के गांव से आने वाला कौन है? किसान है। आपने तो घोषणा कर दी कि किसान आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन किसान आंदोलन तो चल रहा है। जैसे ही आपने घोषणा की, जैसे ही किसानों के नेता ने कहा कि मेरे जीते जी ये तीनों कानून पास नहीं हो सकते, मैं फांसी लगा लूंगा, मैं मर जाऊंगा, राकेश टिकैत, उसके साथ ही साथ टेलीविजन चैनल्स ने ये कहना शुरू किया, कल राकेश टिकैत के गांव में बड़ी पंचायत है, वहां बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। कहने का लब बोलो अब ये था कि राकेश टिकैत के खिलाफ उनके गांव के ही लोग, लेकिन अगले दिन जब पंचायत हुई, महापंचायत, अगले दिन का मतलब जो बीत गया कल है, और जिस तरीके से लोग जुटे,
मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में। जगह छोटी पड़ गई। फोटो आपने पता नहीं देखे कि नहीं देखे कि आसपास भरी हुई भीड़, भरे हुए लोग, और वो एक ही बात कह रहे थे, आंदोलन कमजोर नहीं होने देंगे। वहां ये चल रहा था। इधर हरियाणा में विभिन्न खापों के लोग, जो उनकी अपनी पंचायतें हैं, उनके लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि आज चल करके हमें राकेश टिकैत को और सिंघू बॉर्डर पर जो जो किसान हैं उनका समर्थन करने के लिए वहां जाना चाहिए, समर्थन घोषित करने के लिए। और दोनों प्रदेशों के लोगों ने कहा कि जब पंजाब के लोग इतना साथ दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं देंगे, ये तो हमारी ही मांग है। और सिर्फ यही की बात नहीं, बिहार में भी किसान संगठित हो रहा है, महाराष्ट्र के किसान आ चुके हैं, उड़ीसा के किसान आए हैं। ये निवेदन में तंज में नहीं कह रहा हूं, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं केंद्र सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि गुंडों के, लफंगों के, लुम्बन्स के जरिए अपने एमएलएस को जो के लोगों के साथ जो आपने बुलाया है, और दूसरी तरफ आपके महान उद्योगपति अडवाणी जी ने अपने समर्थक सांसदों को उनके लोगों के साथ दिल्ली बुलाया है, वो बताता है कि आप कहीं देश को एक छोटे मोटे गृह युद्ध की तरफ तो नहीं ढकेल रहे हैं कि लोग लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएं, हथियार लेके एक दूसरे के सर पे वार करें, एक दूसरे के सीने पे गोली चलाएं, तलवारों से गर्दन काटें। क्या ये तो आप नहीं करना चाहते हैं? मुझे पूरा भरोसा है कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस से सहमत नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और भी लोग, वो भी फैसला कर सकते हैं, वो भी तय कर सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण है कि लोगों को अपने पैर पीछे करने पड़े। और आज हरियाणा की सबसे बड़ी खबर वो ये कि दुष्यंत चौटाला, जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने ये संकेत दिया है कि वो किसानों के साथ हैं। और उनका ये कहना है कि श्री महेंद्र सिंह टिकैत देशद्रोही नहीं थे। उनका कहना है कि राकेश टिकैत भी देशद्रोही नहीं है। और जिस चीज को इस्टेब्लिश किया था न्यूज चैनल्स ने कि राकेश टिकैत की छोटे भाई नरेश टिकैत उनके खिलाफ हो गए हैं और उनके खिलाफ फैसला होगा, वो नरेश टिकैत तो वहां दूसरा भाषण दे रहे थे। और नरेश टिकैत ने जिस महापंचायत को बुलाया था, उनके पुश्तैनी दुश्मन, किसानों के बीच के आपस की गुटबाजी के पुराने दुश्मन उस पंचायत में खुद ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंचे। लोग देख के आश्चर्यचकित रह गए। किसान एकता इसे कहते हैं। अपने हितों के लिए अपने मतभेदों को, अपनी दुश्मनी को बुला देना, उसका ये एक ऐसा उदाहरण है जिस उदाहरण को लोग बरसों याद करेंगे। टिकैत परिवार से राजनीतिक वैचारिक अलगाव मानने वाले लोग कल की महापंचायत में मुजफ्फरनगर में थे और वहां फैसला हुआ, हम राकेश टिकैत के साथ हैं, हम बॉर्डर पर जाएंगे, आंदोलन कमजोर नहीं होने देंगे। और आज गाजीपुर बॉर्डर जिसे कहते हैं, जहां से उत्तर प्रदेश से दिल्ली में घुसते हैं, वहां पर कितने लोग हैं आपको टेलीविजन चैनल से ही नहीं बताएंगे, आप सोशल मीडिया की तस्वीरें जाएंगे। जो वहां के लोगों ने धीरे धीरे पोस्ट की है, आप तलाशेंगे, आपको बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। मैं इस लाउड किसान शो में किसानों से एक ही बात कह रहा हूं कि आपको ये एहसास है, हमें भी ये एहसास है, मीडिया को भी एहसास है, लेकिन मीडिया तो चाटुकारिता की उस चारण परंपरा में है जो कहता है कि वाह, तुमने कहा कि बैगन बेकार है, तो हमने कह दिया बैगन खाने से तबीयत खराब हो जाती है। अगर साहब ने कहा कि बैगन तो बहुत अच्छा है, तो मीडिया चैनल कहने लगते यस, बैगन से अच्छी तो कोई सब्जी नहीं है, देखो उसके सर पे ताज भी है। ये जो विश्लेषण देने का जो एक परंपरा बनी है, विश्लेषण देने की जो होड़ मची है, विश्लेषण देने में जो लोग अपने आप को देश के सामने एक महावीर चक्र पाने जैसा गौरव दिखा रहे हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए
कि देश का किसान उनकी बात नहीं सुनता है। देश का किसान उन टेलीविजन चैनल्स के संवाददाताओं को घेर लेता है और तब आप कहते हैं कि उन्होंने हमारा माइक इधर कर दिया, कोई कहता है हमारी कैमरे को गिरा दिया, कोई कुछ कहता है। आप अभी तो आप किसानों के आंदोलन में हैं, लेकिन जब आप इस देश के गांव में जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि गांव में लोग आपको बैठाल कर आपसे बहस शुरू कर दें और आप अगर बदतमीजी करें तो आपको वहीं कमरे में खाने पीने के साथ बंद कर दें। ये सब कल्पनाएं असंभव नहीं है, कई जगह हो चुकी हैं, कई जगह नहीं, क्योंकि अब किसानों को सरकार की कमजोरी का भी पता चल गया है कि अगर IAS अफसर को पकड़ लो, जैसा उड़ीसा में हुआ था, सरकार 5 दिन में आपकी सारी मांगे मान लेगी। और मान लीजिए हर जगह किसानों ने अफसरों को पकड़ करके बंद कर लिया, माफ कीजिएगा, ये होगा नहीं। मैं कल्पना करता हूं, जब आप कोई कहानी लिखते हैं तो किसी दृश्य की कल्पना करते हैं। जब आप कहीं से आते हैं, उसके विपरीत अगर लिखना हो, अगर सत्य लिखना हो, तब आपको किसी कल्पना की जरूरत नहीं है। जो आपने देखा है वो लिख दीजिए। लेकिन ये जो पत्रकार नाम की कौम है जिससे मैं भी आता हूं, हम लोग अगर किसी चीज के उलट लिखना चाहें तो हमें उसमें कई जगह दूसरे रंग भरने पड़ते हैं, जिससे वो तस्वीर बदरंग हो जाती है। तो तस्वीर बदरंग न हो, और चूंकि नक्सलवादी ये कर चुके हैं उड़ीसा में, बिहार में, IAS अफसर्स को पकड़ लो, सरकार मांग मान लेगी। सरकार बिना चूं चपड़ किए मांगे मान लेती है। तो आप किसानों को मत मजबूर कीजिए। किसान शांति प्रिय हैं, शांतिपूर्ण हैं, शांतिपूर्वक ही रहना चाहते हैं। इतनी उकसाने की कार्रवाई हुई, आप क्या कह रहे हैं, आपके ऊपर पत्थर चले। कुछ लोग हैं सिंगू बॉर्डर पर जो टेलीविजन पे बयान दे रहे हैं कि जो पत्थर चले वो वहां के लोगों ने चलाए। वहां तो औरतें और बच्चे हैं, उपवास कर रहे हैं, वो आपके ऊपर पत्थर चलाएंगे। लेकिन कहने में क्या जाता है, कहिए, और टेलीविजन चैनल उनको उससे ज्यादा दिखाएगा जो उन्होंने कहा है, उसके साथ नए नए तर्क जोड़ेगा, नई नई तस्वीरें बनाएगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने पता नहीं कल आपको बताया कि नहीं बताया, कल मेरे पास कश्मीर से 2-3 पत्रकारों के फोन आए और उन्होंने कहा, अब आपको कश्मीर का अंदाजा हुआ कि कश्मीर में क्या हालत है। जो आपके साथ हो रहा है उससे लाख गुना हमारे साथ हो रहा है। इंटरनेट बंद होने पर क्या होता है समझ में आ गया। अब तो सरकारें दबादब, हरियाणा में इस समय इंटरनेट बंद है, इंटरनेट बंद कर रही है। दिल्ली में कई कई इलाकों में इंटरनेट बंद हो जाता है। तो अब आपने देखा कि इंटरनेट बंद होने से क्या होता है। अब आपने देखा कि पुलिस आपकी किसी बात को नहीं सुनती और कैसे लाठी चलाती है। अब आपने देखा कि सरकारें किस तरीके से आपके सही आंदोलन को बर्बाद करती हैं। और इस समय एक गैंग है टेलीविजन चैनलों पर जो बार बार शाहीन बाग का नाम ले रहा है। क्या शाहीन बाग में कोई हिंसा हुई थी? शाहीन बाग का आंदोलन इसलिए खत्म करना पड़ा था क्योंकि दिल्ली में दंगे हुए थे, और उन दंगों में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, उन दंगों में वो लोग जो इसके असली मुलजिम थे उनके खिलाफ कोई FIR हुई ही नहीं। जिनके सबूत हैं, वीडियो सबूत हैं, लोग हैं जो आके कह रहे हैं कि हमने यहां मारा, हम वहां भी मारेंगे, जो कहते हैं कि इनको गोली मारो। उसको देख करके शाहीन बाग के लोगों ने फैसला किया था कि हम इस धरने को खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सांप्रदायिक शक्तियों के हमला करने का, और आपस में अगर यहाँ से भी नौजवानों ने रिटेलिएट किया तो एक दंगे की नई नया बैटलफील्ड खुल जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे देश के हित में समाप्त किया था। और शाहीन बाग का नाम लेकर के आप देश को ये बताने की कोशिश करते हैं टेलीविजन चैनल कि शाहीन बाग जैसे लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग, और किसान कह रहे हैं भैया हमको टुकड़े टुकड़े गैंग को, हमको तोप गैंग को, हमको लाठी गैंग को, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमें गाली देते रहो, हमें जेल में भेजो, लेकिन हमको बताओ वो 3 कानून रद्द हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। MSP को लेके कानून बन रहा है कि नहीं बन रहा। बिहार और उड़ीसा जहां किसान आंदोलन का नाम नहीं, उत्तरा पूर्वोत्तर जहां आंदोलन का नाम नहीं है, वहां भी अब सेमिनार हो रहे हैं, बहसें हो रही हैं कि MSP का कानून अगर बन जाता है
तो कोई भी हमारी फसल उस निश्चित तय दाम से नीचे खरीदेगा तो उसको हम कोर्ट में ले जा सकते हैं। इस कानून में तो आप कोर्ट जा ही नहीं सकते हैं, इसीलिए वो कहते हैं एमएसपी का कानून बनाओ। चिट्ठी में हस्ताक्षर करके मत दो कि आप ही का पार्टी कहे कि हमने इनको हटा दिया, जिन्होंने ये किया था अब हम उससे नहीं मानते। ये सारी चीजें किसानों की समझ में आ गई हैं, सरकार की समझ में इसलिए नहीं आई है क्योंकि सरकार समझना नहीं चाहती। जिसके उदाहरण मैंने आपसे कहा ना, आपने टेलीविजन पे एक सज्जन को बहुत देखा होगा जिनका नाम युद्धवीर सिंह है, किसान यूनियन के महासचिव हैं। वो टेलीविजन पर आते हैं, बात करते हैं, तर्कपूर्ण बात करते हैं। उनका नाम हमारे देश के आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने कितनी बार लिया। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि युद्धवीर सिंह यहाँ अनशन कर रहे हैं, नहीं तो मैं पहले ही आ जाता। 3 बार कहा, जिसकी सबूत सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, टेलीविजन चैनल नहीं दिखाएंगे कि इन्होंने पहले क्या कहा था, क्योंकि वो तो उन सारी चीजों को डिलीट कर चुके हैं। और कुछ लोगों के पास अभी भी वो सबूत है। मैं सारी बात ये आपसे इसलिए कह रहा हूं कि देश की जनता को सोचने की जरूरत है, और देश की जनता को अगर विकास करना है, ये मैं सरकार से निवेदन पूर्वक कहता हूं, देश में अगर विकास करना है तो आपको देश में शांति और उत्सव का माहौल बनाना पड़ेगा, जो इस तरीके से नहीं बनता कि आपने कुछ लोगों को घेर दिया, कुछ लोगों को कुछ कह दिया, कुछ लोगों को कुछ कह दिया, कुछ लोगों को कुछ कह दिया। विदेश से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, जैसे पिछले 6 साल में इन्वेस्टमेंट नहीं आया। कहा बहुत गया, आया आया, ये एमओयू वो एमओयू है। उन एमओयूज का हुआ क्या? किसी भी प्रदेश को ले लीजिए, उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, बिहार को ले लीजिए, बहुत सारे एमओयू, मध्य प्रदेश को ले लीजिए, लगा कितना? जो पैसा लगा वो कंज्यूमर सेक्टर में लगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं लगा। इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने बनाया नहीं। इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी नितिन गडकरी जैसे समझदार मंत्री हैं, जिनकी रुचि ही इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी ये नहीं बता पा रहे कि हमने देश में जो 200 किलोमीटर का टारगेट रखा है वो बन कहाँ नहीं है। बार बार लोग मांग कर रहे हैं, खासकर जो मेरे जैसे साधारण पत्रकार हैं, मांग कर रहे हैं कि प्रभु आप जो बोल रहे हैं वो सड़कें देश में कहीं तो बन नहीं होंगी, किसी भी तो राज्य में बन नहीं होंगी, तो आप बता दीजिए ना कि यहाँ पर हमारी रोज 20 सड़क बन रही है। ये 1000 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहाँ रोज हम 80, 100, 200 किलोमीटर बना रहे हैं। आप नहीं बताते, आप सिर्फ अमूर्त उत्तर देते हैं कि इतना बन रहा है। हम मान लेते हैं कि आपने सही कहा होगा, उसी तरह जैसे बहुत सारी घोषणाओं को हम सही मान लेते हैं, जैसे बहुत सारे वादों को हम सही मान लेते हैं, वैसे ही जैसे हम बहुत सारे शब्दों को मान करके विश्वास में अपना सब कुछ दे देते हैं। और अब वो साधु संत भी गायब हैं जो हलफ उठा करके किसी के किए वादों के साथ खड़े होते थे और लोगों को समझाते थे कि देखिए ये वादे कितने सही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। किसान के लिए डीजल उसकी सांस जितना ही महत्वपूर्ण है, पानी उसकी सांस जितना ही महत्वपूर्ण है, बिजली उसकी सांस जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सब चीजों को मिला करके उपज पैदा होती है, फसलें पैदा होती हैं, जो प्रोसेस होकर के हमारे यहाँ आती हैं और हम खाते हैं। मैं आज के दिन बापू की शहीदी दिवस की श्रद्धांजलि पे इतना ही कहूंगा। इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद संभव हो तो 2 मिनट का मौन रखिए, गांधी की याद में, उस व्यक्ति की याद में जिसने देश को इतना दिया, भर भर के दिया, यहां तक कि अपनी जान भी दे दी। और गांधी का ये कारनामा दुनिया तो नहीं भूल रही है, हम कैसे भूलेंगे? हमारे तो वो राष्ट्रपिता थे।
आप कितना भी कहें कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए इन्होंने किया, उन्होंने किया, आप तो गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के लिखे हुए लेखों को भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं कुछ लोगों के लिए कह रहा हूं, आप तो गांधी के बारे में पटेल का लिखा हुआ भी नहीं पढ़ना चाहते। पटेल और गांधी के खत भी आप नहीं देखना चाहते। मैं एक घटना बताऊं, गांधी जी से बातचीत करके उनके विचारों से उनके साथी असहमत होते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एक घटना है, उनसे कहा कि बापू मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं हूं। गांधी जी ने कहा बिल्कुल, मैं कहाँ कहता हूं तुम सहमत हो। एक काम करते हैं जवाहर, कि आप ने जो मुझे कहा है मैं इसे अपने अखबार हरिजन में छाप देता हूं, और फिर जो उसका रिजल्ट आए, जो प्रतिक्रिया आए, उसके ऊपर से आप भी अपनी राय बनाइए और मैं भी अपनी राय बनाता हूं। मैं मानता हूं कि आपको बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा, मैं आपकी राय का हो जाऊंगा, लेकिन लोगों से राय तो ले लूं। जवाहरलाल जी दौड़े दौड़े सेवाग्राम गए, बापू के पैरों पे गिर पड़े। बाबू ऐसा मत कीजिएगा। उन दिनों बाबू अपनी सारी राय पोस्ट कार्ड के जरिए भेजते। जवाहरलाल जी ने कहा बापू ऐसा मत कीजिएगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। और गांधी की बात उन्होंने शिरोधार्य कर दी। ये गांधी का की धमकी नहीं थी। गांधी जी ने एक लोकतांत्रिक तरीका बताया था कि तुम अगर सहमत नहीं हो मेरे विचार से, तुम उस बात को हम पब्लिक में ले जाते हैं और पब्लिक से पूछते हैं कि गांधी को और जवाहर को करना क्या चाहिए। जवाहरलाल जी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे कहें कि हाँ आप छाप दी। इसी तरह से जवाहरलाल जी के पिताजी का बहुत कमाल का किस्सा है। मैं आज लोभ संवरण नहीं कर रहा हूं। पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के आ चुके थे, बड़े नेता बन चुके थे। मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी को लिखा कि आपने ये जो एक नमक सत्याग्रह का जो सत्याग्रह चलाया है, इससे आजादी नहीं मिलेगी। नमक बनाने कि हम जाएं और समुद्र के किनारे नमक बनाएं और उससे देश आजाद हो जाएगा, क्या आप एक काल्पनिक बातें करते हैं। गांधी जी ने उन्हें एक पोस्ट कार्ड लिखा जिसपे चंद लाइनें लिखी। वो लाइनें थी, करके देखो प्रिय मोतीलाल जी, करके देखो। मोतीलाल जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक बड़ा, एक क्रिश्चियन कॉलेज है, कुछ एक चर्च है, वहां पर उन्होंने, पीपल का पेड़ है, उसके नीचे उन्होंने 10 लकड़ियां रखी, ईंटें रखी, 20 लोग इकट्ठे हुए और उस पे मोतीलाल जी ने एक हड़िया के पानी में नमक घोला और फिर उसके बाद उसमें आग जलाई कि ये पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा, नमक बन जाएगा जैसे समुद्र के पानी में होता है, खारे पानी में। उन्होंने आग लगाने की कोशिश की माचिस से लकड़ियों में, कि अंग्रेज पुलिस ने आके उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल में ले जाके डाल दिया। जेल से पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक जवाब लिखा, श्री मोहनदास करमचंद गांधी, आदरणीय बापू करके देख लिया। गांधी ने क्या कहा था, करके देखो, नमक बना के करके देखो। और मोतीलाल जी ने जब नमक बनाने की कोशिश की, आग भी नहीं लगा पाए, वो जेल में अंग्रेज सरकार द्वारा ठूंस दिए गए। वहां से उन्होंने लिखा करके देख लिया। ये गांधी की ताकत थी, ये गांधी जी के सुझाव थे, ये गांधी जी की लोगों को समझाने का तरीका था। गांधी अद्भुत शिक्षक, अद्भुत। वर्किंग कमेटी सेवाग्राम में जाके मीटिंग के लिए बैठी रहती थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसमें देश के सब बड़े नेता थे, और गांधी जी अपने समय पर बकरियों को चारा खिलाते थे। गांधी का जीवन तो अपने आप में एक संपूर्ण रामायण और महाभारत जैसा है। एक ऐसा जीवन है जिसका उन्होंने नाम ही दिया है सत्य के प्रयोग। आपने नहीं पढ़ी होगी, कभी पढ़ी। आज गांधी जी के शहादत के दिन कम से कम गांधी जी की एक किताब पढ़ने की कोशिश की, बल्कि मैं 2 किताब कहूंगा। एक तो सत्य के प्रयोग जो गांधी जी की आत्मकथा है, और दूसरा हिंद स्वराज जिसमें उन्होंने आजादी के बाद भारत कैसा होगा इसकी कल्पना लिखी।
हिंद स्वराज बहुत छोटी पतली पुस्तक है। उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, शायद पहली बार आपको समझ ना आए, दूसरी बार समझ में आए। और देखिए गांधी कितने बड़े वैज्ञानिक चिंतक थे, किस तरीके से साधारण भाषा में समझाते थे कि किस तरह का हिंदुस्तान होना चाहिए आजादी के बाद। आप पढ़ेंगे तो गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। और आज गांधी के ग्राम स्वराज्य के सबसे बड़े कारक, उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर किसान, गांव में जो खेती करता है, वो अपनी मांगों के लिए सारे देश में जगह जगह सत्याग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में 3 जगह उनका सत्याग्रह हो रहा है, जिसे तोड़ने की कोशिश उसी तरह होती है जैसे अंग्रेज आजादी के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करते थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज की सरकार अंग्रेजों की प्रतिरूप है, नहीं, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो उन्हीं तरीकों को अपनाते हैं, जो अपने साथियों के ऊपर ही चप्पल फेंकते हैं, जूता फेंकते हैं, लाठी चलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं। आजादी के आंदोलन में भी हो। मैं भारत के किसानों को बधाई देता हूं गांधी जी के शहीदी दिवस पर, और आपके इस उपवास से आपको अपने जज्बे पर टिके रहने की हिम्मत मिलेगी, और शायद आप गांधी जी के विचारों के आधार पर इस देश को नया स्वरूप देना चाहते हैं, उसमें एक नई ताकत पैदा होगी। राजनीतिक ताकत नहीं, जनता की ताकत, जिसे जयप्रकाश जी कहते थे लोक शक्ति। लोक नायक जयप्रकाश नारायण कहते थे लोक शक्ति वो पैदा होगी और गांव अपने आप में एक यूनिट बनेगी। ये गांधी जी का सपना था, विनोबा जी का सपना था, लोकनायक जयप्रकाश जी का सपना था कि ताकत गांवों में संकलित हो, जो जाके दिल्ली को मदद करे। एक संयोजित नियोजित ताकत जो एक दूसरे को शक्ति और विचार ट्रांसफर करे। आज के दिन इतना ही। गांधी बहुत याद आ रहे हैं और गांधी से ज्यादा याद आ रहे हैं आज गांधी के सपने के मुख्य पात्र किसान, जो देश को नया बनाएंगे। किसान भाइयों, आपको मेरा बहुत बहुत आदर पूर्वक प्रणाम। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इस देश को एक नई ताकत दे रहे हैं, इस देश के लोगों में एक नया विश्वास पैदा कर रहे हैं कि 5 लाख 7 लाख की भीड़ भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाती। इतना ही नहीं, उसके नाम पर जो लाल किले जैसी हिंसा करते हैं, उसको भी आप पकड़ करके बर्बाद नहीं करते हैं, मारते पीटते नहीं है जैसा गांव में होता है। वो उस घटना को करने के बाद इतना बड़ा बुजदिल कि मोटरसाइकिल पे भाग गया, और उस मोटरसाइकिल को जाते हुए जिन नागरिकों ने देखा, उन्होंने उसका पीछे से वीडियो लिया और चारों तरफ वायरल किया, और वो इस समय चूहे की तरह कहीं उनके घर में छिपा हुआ है जिनके साथ उसके फोटोग्राफ है। संसद अपनी इज्जत जाने, अपने झूठे सांसद सनी देओल को इंगित न करे, लेकिन शायद इन लोगों का जमीर मर गया है, इसलिए सनी देओल को अब तक इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया। और वो इस्तीफा क्यों देंगे? क्योंकि उनके लिए तो संसद भी लूट और चोरी का एक बढ़िया अड्डा है। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, अपने अखबार में लिखा था प्रतिपक्ष में, संसद ठगों और पिंडारियों का अड्डा है। जॉर्ज का ये लेख प्रतिपक्ष में बहुत मशहूर हुआ था, बड़ी हाय तौबा हुई थी। जॉर्ज को निकालने का प्रस्ताव भी संसद में आया था, पर जॉर्ज हिचके नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने जो लिखा है मैं उसे साबित करता हूं। मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, इस संसद को अपनी इज्जत, अपनी क्षमता, अपना विचार, अपना सम्मान खुद संभालना होगा। देश के लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हम एक तरीके से सोचते हैं, हमारी आकांक्षाएं एक तरह की हैं और भारत की संसद बिल्कुल दूसरी भावना परिलक्षित कर रही है। कोई भी सांसद हो, वो देश का प्रतिनिधि संसद में, किसी भी पार्टी का सांसद हो, वहां पार्टी का नहीं रह जाता। हमारे संविधान के हिसाब से वो संसद का सदस्य होता है। सारे देश के बारे में जितने बिल आते हैं, कानून बनते हैं, प्रस्ताव बनते हैं, उस पर उसको उतना ही बोलने का अधिकार है जितना किसी प्रधानमंत्री या नेता प्रतिपक्ष या
संसदीय कार्य मंत्री या पूरा मंत्रिमंडल, क्योंकि सांसद होना ही प्रधानमंत्री होने की पहली शर्त है। सांसद होने ही नेता प्रतिपक्ष होने की पहली शर्त है। तो देश की संसद का सदस्य होना बहुत गर्व की बात है। और जो संसद हो जाता है, अगर वो अपने सम्मान से, अपने सत्य से समझौता करता है, तो उसे संसद में नहीं रहना चाहिए। उसे अगर आत्मा हो तो आत्मा की आवाज सुने। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए भारत के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सचमुच आदर के, श्रद्धा के, प्यार के पात्र हैं। और ये दिखा दिया कि जब राकेश टिकैत ने कहा कि मैं पानी अपने गांव का पीऊंगा, तो जितने ट्रैक्टर आए, जितनी कारें आई, सब घड़े लेके आए। राकेश टिकैत ने कहा मैं पानी पीते पीते परेशान हो गया। ये होता है प्यार, ये होता है आदर, ये होता है स्नेह, ये होती है साथी बनने की चाह। तो किसानों, आज गांधी जी के शहादत के दिन, गांधी जी के शहीदी दिवस पर आपको मैं प्रणाम करता हूं। और बापू की अगर आत्मा कहीं हो, कहीं ना कहीं तो होगी ही, भटक नहीं रही होगी। उनसे ये प्रार्थना करता हूं, अगर हम छोटे लोगों की प्रार्थना ऐसे लोगों के पास पहुंच सके कि किसानों को क्षमता दीजिए कि वो आपके विचारों को, जिस तरह उन्होंने अभिमूर्त रूप में देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को दिखाया है, वो वैसा ही दिखाते रहें। क्योंकि दुनिया आपकी प्रशंसक है। दुनिया के सारे अखबार और वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपकी तारीफें गा रहा है। हमारे देश में नहीं हो तो क्या हो? दुनिया में तो आपको लोग देख रहे हैं, पता करने, और यहाँ भी गांव गांव में आपकी तारीफ हो रही है, आपको लोग प्यार कर रहे हैं। नमस्कार।